याद नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत है। याद करना पड़ेगा और उसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। भुला जाने का सवाल कहाँ है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा तो है नहीं कि खींच दिए और आप समझ नहीं पाए। दिक्कत इसलिए है कि याद करने के बाद भुला इसलिए जाते हैं कि घर पर मेहनत ठीक से होता नहीं है, और यह समस्या बहुत के साथ है। क्लास रोज करना है, घर पर बैठकर पढ़ना नहीं है। और हम बार बार कहते हैं कि घर पर ही पढ़ाई आपको अंतिम दौर तक ले जा सकता है। इसलिए घर पर बार बार रिवीजन करिए। और जरूरी है कि आज 6 नंबर समाप्त हो जाएगा तो 1 से 5 तक याद हो जानी चाहिए। अभी से ही मार्ग आपका क्लियर होते जाएगा। जमा करते जाइएगा कि अंतिम में याद करेंगे। अंतिम में किसी को नहीं याद होता है। खुद हम क्वेश्चन का कलेक्शन किया, हमको नहीं याद होगा अंतिम में। तो इसीलिए सीरियसली याद करते जाना है, करते जाना है। एक बार आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट है तो ना, आपको बायोलॉजी तो नहीं देखना है, पोल्ट्री है, हिस्ट्री है। तो इसीलिए आप करते नहीं जाइएगा, सब कुछ को जमा करते जाइएगा। लास्ट में आप उस जमा के बोझ तले दब जाइएगा। तो जिनको भी 1 से 5 तक याद नहीं है, उसको हम फिर बोले सुधर जाइए, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा दोस्तों। आइए 6 नंबर के क्वेश्चन पर। आप लोग बनाए थे 6 नंबर? बना था। हाँ, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन बन ही गया होगा अगर आप सीरियस होकर क्लास किए होंगे तो। आइए देख लेते हैं। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो हमारा कोशिश रहेगा कि वो दूर हो जाए। पहला है स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण, और यहाँ पर स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि स्वपोषी पोषण किसके द्वारा संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण के जरिए। ठीक है, स्वपोषी पोषण अधिकांशतः पौधे में होते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए संपन्न होते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या आवश्यक है? तो सब आवश्यक है, आवश्यक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज का जरूरी है। आंसर डी होगा। पहला, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, फिर भी इसे इनऑर्गेनिक के श्रेणी में ही रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो ऐसे कंपाउंड है जिसको रसायनविदों ने अकार्बनिक यौगिकों के श्रेणी में ही रखा है। जबकि कार्बन की उपस्थिति वाला कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये दोनों का ऑर्गेनिक के रूप में डिफाइन नहीं किया गया है, इनऑर्गेनिक के रूप में डिफाइन किया गया है, अकार्बनिक के रूप में डिफाइन किया गया। दोस्तों ये अपवाद है, आप कहिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वपोषण जिसके द्वारा कंप्लीट हो रहा था, उस स्वपोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ये दोनों मिल करके क्या बनाया था? C6H12O6 ग्लूकोज बनाया था। तो ये बिल्कुल सही है कि स्वपोषण में जीव सरल यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते। बिल्कुल सही है। परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक के पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल सही। परपोषण जिनमें होते हैं वे पौधे के और जंतुओं के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, और उन्हें पौधे के उत्पाद पर जो निर्भर होते हैं, पौधे के उत्पाद में संचित क्या है, तो इसको वो प्राप्त किए हैं। यानी जो पौधा जटिल कार्बनिक अणुओं को निर्माण किए हैं, परपोषण वाले उसको ग्रहण करेंगे और पाचन के दौरान उसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारा क्या है? सही है। यानी कि स्वपोषी जिनमें होता है और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बनाते हैं।
वो इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अकार्बनिक कार्बनिक में बनते हैं, यानी स्वपोषण में। अब परपोषण में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है कॉम्प्लेक्स वाला, अब बचा के उसको सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों, सी होगा इसका आंसर। मृतजीवी परजीवी पोषण के जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तरल के रूप में भोजन करते हैं, लिक्विड के रूप में, इसलिए इसे अवशोषक पोषण भी कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण होता है? प्राणी संपोषण का मतलब होलोजोइक, और नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? कवक में नहीं होता है। कवक में मृतजीवी पोषण होता है। किस प्रकार का? मृतजीवी पोषण। कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता, ये गलत है। कुछ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, और वह दूसरे पौधे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कीटभक्षी पौधा बहुत कम न्यून प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अधिकांशतः वो कीटों पर निर्भर रहते हैं। एक अमरबेल का पौधा, उसमें तो जड़ होता ही नहीं है, पत्तियां पीली पीली होती है, उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल का पौधा पूरी तरह से परजीवी पौधा है। तो यह बात सही है कि अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं और परजीवी के रूप में अर्थात दूसरे पौधे पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सही कौन है? केवल एक सही है दोस्तों। सही कौन है? केवल एक। आइए दोस्तों, 5 नंबर का एक हो जाएगा। आगे आइए। अब शोषक पोषण दोनों में होता है। परजीवी भी अपना भोजन तरल के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और मृतजीवी भी अपना पोषण तरल के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ए भी दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों में अवशोषक पोषण होगा, मृतजीवी में भी और परजीवी में भी। मृतजीवी में भी और कौन परजीवी है इसमें दोस्तों? जोंक परजीवी है। जोंक एक प्रकार का बाह्य परजीवी है। जो क्या है? यानी कि यह किसी जीव के शरीर के भीतर में नहीं बल्कि शरीर के बाहरी भागों में पाया जाता है। ठीक है, बाहरी भागों में पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए जोंक को बाह्य परजीवी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछ रहा है, कौन नंबर सही है दोस्तों? डी नंबर बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण का है। और समीकरण संतुलित हो तो तीर का चिन्ह हटा करके हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं, और ये समीकरण बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने वाला ये तो आपको याद ही होगा, डी नंबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बिल्कुल है, सही है। रासायनिक ऊर्जा, ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज में कौन ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है उसमें, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में रासायनिक ऊर्जा जो है ग्लूकोज के अणुओं में संचित है। ये पहला सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। यह प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जीवों के शरीर में होते हैं यानी सजीवों के शरीर में होते हैं तो यह जीव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लूकोज बनते हैं तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सभी कथन यहाँ कर कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में सभी होगा, उपर्युक्त में सभी सही है, उपर्युक्त में सभी सही है। 9 नंबर में थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, और 9 नंबर का आंसर डी होगा। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य, लाल, लाल के बाद नीला, लाल के बाद दोस्तों नीला, लाल के बाद नीला। आते हैं आगे। अगला,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी कि प्रोसेस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या दोस्तों? सभी चाहिए कि चाहिए? प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे, मतलब बड़े बड़े वृक्षों की बात हो रही है, उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 2% यूज होता है दोस्तों। 1 से 2%, 1 से 2%। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में कौन सा से सही है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश को होना अनिवार्य है। बिल्कुल, प्रकाश के अनुपस्थिति में तो होता नहीं है प्रकाश संश्लेषण। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। गलत है दोस्तों, संभव है लेकिन उसकी गति काफी धीमी होगी। तो 2 नंबर कथन बिल्कुल गलत है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, उसकी गति बहुत धीमी होगी लेकिन। तो यहाँ पर सही है केवल 1, 2 क्या है? गलत है दोस्तों। 2 क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। बिल्कुल उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है। आपको हम बताए थे शुरुआत में जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन के अंतिम में एटीपी भी बनता है कि नहीं बनता? ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन जल के विघटन से प्राप्त होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन निष्कासित होते हैं। सी नंबर गलत है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है? जल से होता है। किस रिएक्शन के दौरान? लाइट या डार्क? ऑक्सीजन किस रिएक्शन के दौरान बनते हैं? लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ये भी याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर कौन है? कार्बन डाई। हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण कई बाह्य कारकों के द्वारा इफेक्टिव हो सकते हैं यानी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा जिस बाह्य कारकों के कारण प्रभावित हो सकते हैं वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि प्रकाश संश्लेषण को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इसे लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है, नियंत्रक या सीमांत कारक कहा जाता है। पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में? मात्र लगभग 1% भाग, बहुत कम। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन दोस्तों शैवालों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है? और शैवाल जलीय जीव है और इस पृथ्वी पर जलीय क्षेत्र का फैलाव स्थलीय क्षेत्र के तुलना में दुगुने से भी क्या है? ज्यादा है। दुगुने से भी ज्यादा 70% पर जल है और उस जल में क्या है? शैवाल है दोस्तों। तो सबसे पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा ही उत्पादित किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कौन होता है? घराना में। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल चाहिए और क्लोरोफिल घराना में ही रहते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश यानी डार्क रिएक्शन कौन होता है? एस्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कौन होता है? लाइट रिएक्शन ग्राना में और डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन ग्राना में और डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन केवल और केवल एक विधि द्वारा, और वह क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑक्सीजन की संतुलन बनाने में केवल प्रकाश संश्लेषण की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कब होता है? डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी है क्या? NADPH2। डार्क रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? NADPH2। तो ये रात में भी हो सकता है,
दिन में भी हो सकता है। जब तक NADPH मौजूद है तब तक डार्क रिएक्शन हो सकता है। जब तक NADPH मौजूद है तब तक हो सकता है दोस्तों, रात और दिन दोनों, जब तक NADPH मौजूद हो। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी हुआ था ना, वहाँ ऑप्शन अलग अलग होगा। कवकों में किस प्रकार का एब्जॉर्बटिव न्यूट्रिशन? कवकों में मृतजीवी पोषण होता है, और मृतजीवी एक प्रकार का कैसा पोषण है? अवशोषक पोषण है। मृतजीवी कैसा पोषण है? अवशोषक पोषण है। तो कवक में मृतजीवी, अमृतजीवी तो ऑप्शन में है नहीं, तो अवशोषक होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में? एस्ट्रोमा में। ठीक है, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन के अंतिम में बना था ना। ग्लूकोज डार्क रिएक्शन के अंतिम में बना था, और डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा? एस्ट्रोमा में बनेगा। ग्लूकोज कहाँ बनेगा दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है, बिल्कुल, और हरित लवक को अंगक कहा जाता है, तो बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछे तो क्लोरोफिल, अब प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछे तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं? अब प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट कहेगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे ग्लूकोज पैदा करते हैं। अब ग्लूकोज क्या है दोस्तों? अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ है, और ग्लूकोज आपका कार्बनिक द्रव्य है, बिल्कुल कार्बनिक द्रव्य पदार्थ। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तो विचार देखिए आप लोग। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। बिल्कुल सही दोस्तों। पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी। बिल्कुल दोस्तों, दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? दोस्तों CO2 मुक्त नहीं होता है। CO2 का तो अवशोषण होता है, CO2 उपयोग किए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में बी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा होता है। मुख्य रूप से पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा ही होता है, लेकिन और सब जगह होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ आपका आंसर सी होगा। अधिकांश गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान पौधे के रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन हल्का हल्का तनों में एक विशेष प्रकार का छिद्र पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं, उसमें होता है। ठीक है, हल्का हल्का जड़ में दोस्तों, जड़ में पाए जाते हैं क्या? मूल रोम, इससे भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्र के द्वारा ही होता है। मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए आप जानते होंगे, जिस तरह हीमोग्लोबिन के लिए लोहा अनिवार्य है, उसी तरह क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम अनिवार्य है। आइए दोस्तों, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित मतलब ढका हुआ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। बिल्कुल सही बात है। या कथन ए में जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। कारक आर हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यह भी सही है। मैग्नीशियम के द्वारा क्लोरोफिल पौधे में तब बनेंगे जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े,
तो यहाँ पर कथन ए भी सही है, आर भी सही है, कारण आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। सही व्याख्या इसलिए कि जो बात पीली हो गई है वो इसलिए कि वे सूरज के प्रकाश से क्या हो गया है, वंचित हो गया है दोस्तों। कौन सा एक प्रक्रम यानी प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर फ्री एनर्जी बनता है? बिल्कुल नहीं। स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनती है, ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और संचित हो जाता है। बी नंबर देख लेते हैं, सी और डी को पढ़ लेते हैं। बी नंबर हमको सही लग रहा है। सी जल भोजन ऑक्सीकृत होना तो प्रकाश संश्लेषण में होता नहीं है, ठीक है, सी नंबर तो होगा नहीं, ए नंबर भी नहीं होगा। ऑक्सीजन ली जाती है, बिल्कुल सरासर गलत। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है प्रकाश संश्लेषण में, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो भी है। प्राप्तम ऊर्जा का मतलब सूर्य के प्रकाश से है और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ग्लूकोज में जो ऊर्जा संचित है उसी को यहाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो इसका सबसे सटीक आंसर बी है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है ग्लूकोज के अणुओं में। भी होगा इसका आंसर। पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्ता को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक क्लोरोफिल हरे भाग पत्तों में ही रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से बना है कि नहीं बना है। 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो सरासर गलत है दोस्तों। तापमान कम होगा प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, और इससे ज्यादा बढ़ गया तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। 2 नंबर बिल्कुल गलत है, सही है केवल आपका कौन, ए सही है, 2 नंबर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, नोइडस, ये सब दोस्तों प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। सबके द्वारा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये जो जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये सभी पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सभी पौधों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हाँ, ठीक है ना। पौधे में जो क्लोरोफिल होते हैं ना, वो सभी क्लोरोफिल एक जैसे नहीं होते। उसको वैज्ञानिकों ने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सब क्लोरोफिल के ही प्रकार हैं, सबके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अधिकांश पौधों की बात करिएगा तो उसके घराना में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, लेकिन इन सब के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन का पूर्ण और विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मेल्विन केल्विन ने। इसीलिए डार्क रिएक्शन का नाम ही है केल्विन साइक्लिक, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और प्रकाश संश्लेषण से जुड़े वैज्ञानिक में केवल मेल्विन केल्विन ही है जो नोबेल पुरस्कार लिए हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? तो सर्वप्रथम तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा पैदा करता है, ये काम सबसे पहले होता है लाइट रिएक्शन के दौरान। और दूसरा काम कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जो ऊर्जा पैदा किया है उस ऊर्जा से जल के अणुओं को तोड़ा जाता है, ये दूसरा काम है। ये होगा दोस्तों, ये सबसे पहले होता है। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, ये कार्य सबसे पहले होता है। और दूसरा कार्य होता है तीसरा कार्य एटीपी बनना, और चौथा कार्य में डार्क चालू हो जाता है दोस्तों।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? तो जल का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, अवकरण होता है, और जल का क्या होता है? और यहाँ पर जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपकरण। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अपकरण की व्याख्या दोस्तों, ऑक्सीकरण अपकरण की व्याख्या ढेर सारे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो व्याख्या होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, वो ये कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। उसका क्या हो चुका है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो चुका है। और अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो हम कहते हैं उसका क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। और इसी आधार पर दोस्तों, ठीक है, इसी आधार पर व्याख्या की गई है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण में कि जल का दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपकरण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जल जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की व्याख्या को परिभाषित कई तरह से किया जाता है, लेकिन ऑक्सीकरण अपकरण को परिभाषित करने का जो सबसे नवीन तरीका है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो वो अपकरण है। नोबेल पुरस्कार किसने दोस्तों? अभी तुरंत हम जिक्र किए थे, मेल्विन कैल्विन। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होगा? मतलब प्रकाश संश्लेषण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑक्सीजन की जब जरूरत ही नहीं है तो ऑक्सीजन किसी भी तरह से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन सीमाकारी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक PgAl था, यही था दोस्तों, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये होगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा। ये दोस्तों डार्क रिएक्शन में प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ही बना था और अंतिम में तो ग्लूकोज बना था दोस्तों। क्लियर है? बात समझ रहे थे? प्रकाश संश्लेषी क्रिया में बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन का कोई यूज नहीं होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास बोल दे तो ये क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण का विपरीत श्वसन होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निकास। अगर पूछ दे कि जीवों में प्रकाश संश्लेषण की ठीक उल्टी प्रक्रिया कौन होती है? आइए आगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते, मतलब एब्जॉर्ब किस गैस का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का क्या काम है? तो प्रकाश का अवशोषण करके ऊर्जा पैदा करना, ये क्लोरोफिल का काम है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज के रूप में बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट अंतिम उत्पाद है जो ग्लूकोज के रूप में बनते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीला और लाल में और सबसे कम पीला और हरा में। पीला और हरा में सबसे कम और लाल और नीला में सबसे ज्यादा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण तो है कि क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना, ये फर्स्ट में होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में, सबसे कम हरे रंग में। हरे रंग पौधे ग्रहण ही नहीं करते हैं। श्वेत प्रकाश में जो भी हरे रंग होते हैं उसको पौधा परावर्तित कर देते हैं। हमें पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं अधिकांश। तो कोई भी चीज दिखता किस रंग में, जिस रंग को वो परावर्तित करता है। तो श्वेत प्रकाश में जो हरे रंग है उसको तो पेड़ पौधा परावर्तित कर देते, ग्रहण ही नहीं करते। और जो चीज ग्रहण ही नहीं हो रहा वो ऊर्जा कैसे पैदा करेगा दोस्तों। तो हरे रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, ठीक है, केवल दिन में होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन रात में हो भी जाएगा, लेकिन पहले लाइट होगा तब ना डार्क होगा। लाइट के बिना तो डार्क संभव है नहीं। लाइट होगा केवल दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में संभव है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण की कुछ अभिक्रियाएं रात में संपन्न हो सकती है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब लाइट वाला संपन्न हो चुका हो। कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। सही है, सही है, सही है। सूर्य के प्रकाश के अभाव यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, सही है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी सही है। डार्क रिएक्शन में नहीं पड़ती है। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। हरे रंग का पदार्थ, हरे रंग का अब पदार्थ पूछ दे तो क्या आंसर देना है, क्लोरोफिल। अगर अंक पूछ देगा तब तो पदार्थ के बारे में पूछ दे कि हरे रंग का पदार्थ, तो वो क्लोरोफिल होगा। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा पौधे के वृद्धि को मापा जाता, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा पौधे के वृद्धि को मापा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल। जो भाग हरा है वह क्लोरोफिल है, जहाँ क्लोरोफिल है वह प्रकाश संश्लेषण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, यानी कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है, क्यों? क्योंकि वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। कीट भक्षी पौधा हमेशा केवल उसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीटों पर निर्भर रहती है। तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। लार की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। लगता है पौधों का इलाका समाप्त हो चुका है, ठीक है। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्स या कलसुआ रोग पैरोटिड लाल ग्रंथि को, किसको, पैरोटिड लाल ग्रंथि को ग्रसित करती है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम भी किसमें पाया जाता है, लार में। मुखगुआ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार में कौन सा एंजाइम, दोनों। अब लग रहा है कि नहीं, सब बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन में चुप्पी साध लेते सब ना, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण तो बड़ी डिटेल में पढ़ाए थे, प्रकाश से समझ गए थे ना। प्रकाश संश्लेषण की जो बात है दोस्तों, पूरा इतना विस्तृत है कि उसको पूरा समझने के लिए मतलब जो भी नीट का तैयारी करता है, मेडिकल का तैयारी करता है,
कम से कम वो 10-15 क्लास में प्रकाश संश्लेषण पढ़ता है। हम लोग +2 में पढ़ रहे थे तो 15 क्लास लगा था फोटोसिंथेसिस पढ़ने में और उसको समझने में। ठीक है, फिर भी हम आपको शॉर्ट में 1 क्लास में समझाए हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए ना? और नहीं तो आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित इतने क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको दे दिए हैं कि उससे बाहर जाएगा नहीं, और जाएगा तो कौन बनाएगा? आइए दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। सही है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन, बिल्कुल। सर्वप्रथम लार के टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन हुआ था। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? दोनों सही है, दोनों। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? देख लेते हैं। लार भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उदासीन बनाता, बिल्कुल सही। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। स्टार्च माल्टोज में कंप्लीट हुआ था ना। भोजन में उपस्थित समस्त मंड का पाचन मुख गुहा में नहीं, मात्र 30%। तो ये जो है कि समस्त मंड का पाचन, मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं, समस्त का तो नहीं हुआ था, 30% का हुआ था, तो सी होगा। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? मज्जा गुहा में, पल्प कैविटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के दांत। मुख गुहा में किस प्रकार का दांत सबसे कम? कैनाइन। नीचे में 2, ऊपर में 2, मात्र कितना? तो सबसे कम दांत कैनाइन और सबसे ज्यादा मोलर। दांत का अधिकांश हिस्सा कौन तैयार करता है? दंतास्ति को अंग्रेजी में डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट का परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। एनामेल कहते हैं। निम्नलिखित दांत का ऊपरी परत एनामेल है, बिल्कुल सही है। एनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, यह भी सही है। एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम का लवण ही है। एनामेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, फ्लोरीन अगर कम होगा फ्लोरोसिस हो जाएगा। तो सभी का सभी कथन क्या है? सही है। जीभ पर उपस्थित पेपिला में, किस पेपिला में स्वाद कलिका नहीं होता है? कौन? फिलीफॉर्म, जो बीच में होते हैं उसमें नहीं होता है। जीभ के अग्रभाग में, और ये तीनों पार्श्व, ये पिछला भाग में। अग्रभाग में तीखा और मीठा, और सबसे पिछले भाग में तीखा। ये बताए थे आपको। ये पूरा जीभ है। इधर क्या दोस्तों? इधर भी मीठा, इधर भी मीठा, और उसके बाद क्या? नमकीन, और उसके बाद खट्टा। इधर भी नमकीन, और इधर सबसे लास्ट में, बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं। तो अग्रभाग में मीठा, मीठा के बाद नमकीन, खट्टा, सबसे लास्ट में, अब बीच में कोई स्वाद कलिकाएं। मुख गुहा के बाद क्या होता है? गरस नहीं होता है। ठीक है। अग्रास नली को आइसोफेगस, अग्रानी को डुडेनम। चलिए, कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाते समय बात करने से खांसी उठती है। इसका कारण क्या है? भोजन का श्वास नली में फंस जाना ही इसका कारण है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है।
अमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा मुख्य रूप से प्रोटीन अवयव का पाचन है। तो अमाशय प्रोटीन पचाने का प्रमुख स्थान है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम किसमें रहता है? जठर रस में रहता है। पेप्सिन एंजाइम कौन रहता है दोस्तों? अमाशय के जठर ग्रंथि में स्रावित होने वाला जठर रस। जठर रस में सब पाया जाता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में HCl भी, पेप्सिन भी, म्यूकस भी, हल्का सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं। क्यों? बता सकते इसका आंसर क्या होगा? ए, म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं। बेहतर दोस्त, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और किसमें बदलता है? प्रोटीओजेज में बदलता है। प्रोटीओजेज में बदलता है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओजेज में बदलता है। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर जो सर्वश्रेष्ठ है वो बी नंबर है। होगा कि नहीं होगा? लार किसके पाचन में? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम में जो जठर रस में रहते हैं और प्रोटीन को पचाते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन से प्रारंभ होता है? उधर को अंग्रेजी में लिख लीजिए क्या? एस्टोमैक से प्रारंभ होता है। एस्टोमैक से प्रारंभ होता है। खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व भाग में, खट्टे नमकीन के लिए पार्श्व भाग, खट्टे नमकीन के लिए पार्श्व भाग, मीठा के लिए अग्रभाग, तीखा के लिए तो पार्श्व का मतलब बगल। नमकीन भी पूछेगा कि नमकीन स्वाद के लिए तो भी आंसर क्या होगा? पार्श्व। मीठा के लिए अगले। अब मध्य भाग में कुछ भी। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। अब डायस्टेज एंजाइम तो नहीं पढ़ाए थे तो दोस्तों इसको याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट याद कर लेना है। डायस्टेज एंजाइम कुछ नहीं समझना, लार में रहता है। ठीक है, हाँ। तो लार ग्रंथि में यह पाया जाता है दोस्तों। पेप्टिक अल्सर बताइएगा। अमाशय। पेप्टिक नहीं, अल्सर भी देगा तो अमाशय। किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ा रहता है? तो बुलेट। और ग्रसनी श्वास नली से किससे जुड़ा रहता है? ग्रसनी ग्रास नली से भी जुड़ा रहता है और ग्रसनी श्वास नली से भी जुड़ा रहता है। बुलेट द्वारा ग्रास नली से और ग्लोटिक्स द्वारा श्वास नली से जुड़ा रहता है दोस्तों। क्लियर? शिशुओं के दूध को थक्का बनाने के लिए रेनिन। शिशुओं के दूध को थक्का बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन एक सत्य नहीं है? पढ़िए तो आप लोग पता लगाए सत्य कौन नहीं है। 92 नंबर। मनुष्य के 80 नंबर। अच्छा, एक पर। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस सही है। अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान है, सही है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी पाचन होता है, हल्का सा तो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। तो ए बी सी तो सही। अब गलत कौन होगा? अमाशय में पाचन के बाद भोजन के स्वरूप गाढ़े लई के तरह, जिसे चाइल कहते नहीं, क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। चाइल तो छोटी आंत में पाचन के बाद बनेगा दोस्तों। चाइल तो छोटी आंत में पाचन के बाद बनेगा तो काइम होगा। अमाशय खुलता है गरानी यानी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है तो छोटी आंत में खुलता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन ना। तब जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के अम्लीय बनाता है। बिल्कुल।
भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, बिल्कुल ये भी काम करता है। यह एंजाइम को भोजन प्रक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, बिल्कुल। पेप्सिनोजन को पेप्सिन कौन बनाया था? HCl। एंजाइम तो पेप्सिनोजन ने निकला था, उसको पेप्सिन में कौन कन्वर्ट किया था? HCl। तो ये एंजाइम को भी उत्तेजित किया था। तो इनमें से सभी निम्नलिखित में कौन एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? अब पढ़िए तो C नंबर, ये सही है, सही है। जठर में लाइपेज था, एमाइलेज था दोस्तों? नहीं था। तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। जठर तो पूरा अस्थायी रूप से भोजन को पचाता है? नहीं, आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से ही पचाता है। पहला सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित करता है, बिल्कुल सही है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल यह भी सही है। जिस दिन हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स भोजन कर लेते हैं, जैसे मटन खा लिए, तो उसको पचाने के लिए ज्यादा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है ना। दाल भात चोखा खा लिए दोस्तों, कम में निकलेगा, आधा तो पछले रहता है क्या। तो जठर कितना निकलेगा ये भोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। हाँ, कुत्ता में तो जठर और पावरफुल रहता है दोस्तों। कुत्ता का जो जठर रहता है वो हम लोगों से भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो हड्डी को डायरेक्ट पचा लेते हैं। तो हड्डी कैसे पचता है? वही जठर रस के HCl के प्रभाव से पचता है। ओके, दीपेन का बोना रहा उठाइए। तो मनुष्य पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। हाँ, 20 दांत 2 बार, 12 दांत 1 बार। 20 दांत 2 बार निकलते हैं, अब 12 दांत 1 बार। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक है, एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? खास। तो खास अवस्था एंजाइम होगा दोस्तों। दुग्ध प्रोटीन कौन है? रेनिन। मनुष्य की पाचन नली 32 फीट, फीट में न पूछ रहा है, मीटर में 8 से 10 मीटर। कौन अमाशय या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? अब पित्त वाहिनी पित्ताशय ना भाग होगा। अब देखिए, जठर में 3 प्रकार के कोशिकाएं मौजूद था, लेकिन पित्त वाहिनी मौजूद था। निम्नलिखित में कौन एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता? पित्त। जठर रस में पित्त मौजूद रहता है दोस्तों? नहीं रहता है। कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपिग्लॉटिक से ही रोक रहा था। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, और X कौन होगा? क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है, तो X हाइड्रोक्लोरिक है। अमाशय के भीतरी दीवारों पर बताए थे कौन? स्तंभाकार। स्तंभाकार कोलुमनर इपिथेलियम। कौन इपिथेलियम? दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों में बनने वाला एक अस्थायी प्लक दंत प्लाक कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत प्लाक। तो पारिभाषिक शब्द आप याद रखिए। अमाशय की दीवार में होने वाले घाव या अल्सर किसके कारण? अम्लीय स्राव यानी ज्यादा HCl निकल जाने के कारण, या लगातार भूखे रहने के कारण, या अनियमित रूप से खाने के कारण। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण जीव द्रव में प्रोटोप? कोशिका का प्रश्न यहाँ पे आ गया है। आ गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भोजन की पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। सही है, मुख गुहा से शुरू होता है, छोटी आंत में कंप्लीट होता है। यकृत तथा अग्न्याशय की नली कहाँ खुलता है?
और छोटी औंत के किस भाग में? ये भी याद रखिएगा, छोटी औंत के ड्यूडेनम वाले भागों में खुलता है, छोटी औंत के ड्यूडेनम वाले भागों में खुलता है। जेजुनम किसका अंग है? छोटी औंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के छोटी औंत का भाग नहीं है? कोलन। कोलन किसका भाग है? बड़ी औंत का भाग है, ये छोटी औंत का भाग नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये बायस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बायस्रावी, हालांकि अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यकृत की कोशिकाएं पित्तरस का स्राव होता है। बिल्कुल सही है। अब पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। बिल्कुल, दोनों का कथन क्या है दोस्तों? सही है। छोटी औंत भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? छोटी औंत में भोजन का पाचन पित्तरस के भी द्वारा होता है, ड्यूडेनम वाले भागों में। आग्नेयाशी रस के भी द्वारा होता है, ड्यूडेनम वाले भागों में। सक्सस इंटेरिकस द्वारा भी होता है, इलियम वाले भागों में। इलियम में भोजन पचाता किसके द्वारा? सक्सस इंटेरिकस के द्वारा। और ड्यूडेनम में भोजन पचाता किसके द्वारा? तो इनमें से मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक? छोटी औंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। मानव शरीर में पाचन अधिकांशतः किस भाग में? छोटी औंत में अधिकांश पाचन, पूर्ण पाचन सब कुछ छोटी औंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम की पूरा चीज अवशोषित तो यहीं से होता है। क्या भोजन पचता है यहीं पर, तो अवशोषित यहीं पर होगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? एमाइलेज। लाइपेज वसा को पचाने वाला है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला है, और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाला है। वसा पाचक एंजाइम कौन है? लाइपेज। पित्त वसा को पचाता है, लेकिन पित्त एंजाइम, अब प्रश्न में हमें क्या पूछा है? एंजाइम, लेकिन पित्त एंजाइम नहीं है, लेकिन पित्त वसा के पचाने में ही सहायता करता है। पेप्सिन प्रोटीन पचाने वाला है, टाइलिन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला है। कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? लाइपेज, ये वसा पचाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब प्रोटीन को पचाने वाला है। ग्लिसन से कैप्सूल यकृत में मौजूद रहता है। कहाँ मौजूद रहता है? अब इसको डायरेक्ट रट लेना है। एक रटुमल क्वेश्चन मिला था, डायस्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है डायस्टेज एंजाइम। इसको भी रट लीजिए कि ग्लिसन कैप्सूल लीवर में। ग्लिसन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? लोहा पाया जाता है सब में दोस्तों, लीवर में, मछली में, मांस में, पालक में, सब कुछ में लोहा पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्रंथि दोस्तों छोटी औंत के ड्यूडेनम वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी रटुमल क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिएगा। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? छोटी औंत के ड्यूडेनम वाले भागों में। छोटी औंत के ड्यूडेनम वाले भागों में पाया जाता है। छोटी औंत के ग्रानी में वसा का पायसीकरण कहाँ किसके द्वारा? पित्तरस के द्वारा। पायसीकरण किसके द्वारा? पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना। बिल्कुल, वसा का पायसीकरण करना। ए भी दोनों होगा। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में लाइपेज परिवर्तित करता है, पित्तरस नहीं करता है। तो ए और बी जो है दोनों पित्तरस के कार्य है। पित्तरस में उपस्थित बिलिवर्डिन तथा बिलिरुबिन किसके विकल्प? आपको बताए थे हम कि जब 120 दिन के बाद आरबीसी का डेथ हो जाता है तो मृत आरबीसी कोशिकाएं पहले लीवर में जाता है। लीवर उसके हीमोग्लोबिन को निकालकर पित्त कणों का निर्माण करता है, फिर पित्तरस का निर्माण करता है। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं है? आप जानते हैं कि जठर रस में HCl निकलता है और HCl अम्लीय प्रवृत्ति का है। कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेयाशी रस में क्या पाए जाते हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज पाए जाते हैं। माल्टेज छोटी औंत के सक्सस इंटेरिकस में था, इन्वर्टेज भी सक्सस इंटेरिकस में था ना जी।
छोटी माल्टेज और इन्वर्टेज, माल्टेज इन्वर्टेज इरेप्सिन, ये सब छोटी आंत से जो एंजाइम निकला था उसमें पाया जाता था। ये अग्न्याशय में था दोस्तों? नहीं था। तो एक और दो, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है और जो पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है तब जाकर वसा पचता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम बनाता है, लीवर एंजाइम बनाता है। लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका पित्तरस को निर्मित करके करता है, न कि एंजाइम। ये आर गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर, लीवर के द्वारा कोई एंजाइम नहीं बनाया जाता है, बल्कि लीवर के द्वारा वसा को पचाने के लिए पित्तरस बनाया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कर लेता है? लीवर। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? आपको बताएगा जमा वही होगा जो गोदाम होगा, और गोदाम की भूमिका किसका है? लीवर का है। कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है? यकृत, लीवर। और अमोनिया कहां से आता है? लीवर उसे यूरिया में क्यों बदलता है? इसका जिक्र हम उत्सर्जन वाले चैप्टर 10वें नंबर में करेंगे डिटेल में। कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है दोस्तों, यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है और सब गलत है। यकृत का द्रव्यमान लीवर का 1.5 किलो। क्या हुआ? आइए दोस्तों, यकृत का कार्य देखिए तो कौन कौन कार्य होगा, क्या कर रहे हैं? यकृत का कार्य कौन कौन है? सभी है, बिल्कुल सभी है, सभी। विचार कीजिए, मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहले कथन से क्लियर हो जा रहा है कि बात किसके बारे में हो रहा है। फिर भी 2-3 को पढ़ लीजिए, क्या इसके बारे में ये सही है? इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, बिल्कुल। एसिनर कोशिका से स्रावित होता है, एसिनर कोशिका। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, बिल्कुल सही। अग्न्याशय में भोजन के सभी अवयवों को पचाने वाला एंजाइम मौजूद रहता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अभी तुरंत देखिए, ये किसका स्राव है दोस्तों? अग्न्याशय का संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के छोटी आंत में संपूर्ण अवशोषित होता है। भोजन किस भाग में? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत होगा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। आइए दोस्तों, ये सवाल को पढ़िए तो। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद भिलाई द्वारा होता है। सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। अवशोषित भोजन भिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अवशोषित भोजन रक्त संचार द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, सही है, और सबसे पहले लीवर में जाते हैं। सभी के सभी कथन सही है। वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है, अब वसा के नहीं, प्रोटीन ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, सब कुछ का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में। वसा ही नहीं बल्कि हर एक भोजन के अवयव छोटी आंत में ही पचते हैं पूरी तरह से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल में। पाचन की क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में बदलता है, बिल्कुल सही है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में, बिल्कुल सही है। कौन सा एक सही नहीं है? पता लगे तो आप लोग कौन सही नहीं है? बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं निकलता है, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है, बिल्कुल सही है।
बड़ी आंत के छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी, अधिक चौड़ी होती है, लंबी नहीं। बड़ी आंत अधिक चौड़ी होती है छोटी आंत की तुलना में, ना कि लंबी। ये सरासर गलत है दोस्तों। सीकम तथा अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग है जो कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पर ये कौन सा कथन असत्य है? देखिए सी नंबर पर ये सत्य है। बड़ी आंत को हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, पढ़े थे आप लोग बड़ी आंत को? कह रहे कि बड़ी आंत के कोलेन में भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण पाचन सब छोटी आंत में। ये गलत है। अपच भोजन से जल का अवशोषण होता है किस भाग में? कोलेन वाले भाग में। मनुष्य के मल में सर्वाधिक रहता है क्या? जल रहता है दोस्तों। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया किसमें रहता है? कोलेन में रहता है। कोलेन में कुछ खास प्रकार का बैक्टीरिया रहता है, लाभदायक बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण करवाता है। निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? कोलिसिस्टो, कुछ हार्मोन भी परे थे। सेक्रेटिन किसको उत्तेजित करता है? अग्न्याशय को। काइल कोई हार्मोन नहीं है। इंटेरोग्रेस्टोन का कम है, जठर ग्रंथि से जठर रस को कम यानी ज्यादा निकल रहा है तो उसको कम करवाना। मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के 3 रचनात्मक भागों की लंबाई, तो ये होगा शेषांत, मध्यांत्र और हास क्रम, मतलब घटते क्रम ना। तो शेषांत्र को अंग्रेजी में इलियम कहा जाता है। तो इलियम से छोटा जेजुनम और सबसे छोटा ड्यूडेनम। तो ये एकदम विशुद्ध हिंदी नाम है दोस्तों इसका। तो आप अंग्रेजी नाम लिख लीजिए। इलियम सबसे बड़ा, उससे छोटा जेजुनम और सबसे छोटा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रानी कहते हैं। क्लियर? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। अब अमाशय में काइम। बढ़िया से एक दो बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो चाइल की जगह चाइम होते रहता है और चाइम की जगह कुछ और हो जाता है। रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? रोटी में क्या रहता है? स्टार्च। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। तो आप जो रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है। स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है? स्वादहीन कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है? इसीलिए रोटी खाते तो कोई स्वाद आपको लगता? जैसे लार मिला, लार का टैलिन एंजाइम मिला, इस स्टार्च को पचाते पचाते क्या बना देता है? अब माल्टोज का स्वाद कैसा होता है? जैसे लार के टैलिन से माल्टोज बनता है, हमको रोटी क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। यानी इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। मतलब इसका अंग्रेजी मीनिंग होगा कि स्टार्च किस में बदल जाता है? माल्टोज में बदल जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल देंगे क्या नहीं पचेगा? क्योंकि पित्ताशय में पित्त जमा होते हैं जो वसा का पायसीकरण करते हैं, उसके बाद जाकर वसा पचता है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज होगा। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये पाए जाते किसमें? आंतरस में। थोड़ा गड़बड़ा गया है लिखा। माल्टेज होगा, सुक्रेज होगा, लैक्टेज होगा। सही कर लीजिएगा, नोट में दिया हुआ है। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? स्टेप्सिन एंजाइम पायसीकृत वसा का ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। एमिलोप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। सही है। स्टेप्सिन तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहते हैं।
मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पायस्कृत वसा ग्लिसरॉल फैटी सही है। एमिलोप्सिन नामक एस्टर ग्लाइकोजन को घुलनशील, ये दोस्तों गलत है। सी नंबर क्या है? गलत है। क्लियर? आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य नहीं है कौन? ये देखिए, जल का खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के आदि का अवशोषण क्या ये लीवर करता है? लीवर जल के अवशोषण से जुड़ा। मानव के समान अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? भोजन रसदानी में होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है। भोजन रसदानी न दे, रसदानी ही दे दे तो वो भी आंसर होगा दोस्तों। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण होता है किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए क्या चाहिए? मैग्नीज की उपस्थिति अनिवार्य है। आइए दोस्तों, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? पित्ताशय पित्त का परिवार सही है। लीवर इंसुलिन उत्पादन करता है। इंसुलिन हार्मोन है जो पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है। ये गलत हो गया। ए, पित्ताशय पित्त संग्रहण बिल्कुल। लीवर पित्त उत्पत्ति सही। पाचक ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। हाँ, पेनक्रियाज तो पाचक ग्रंथि है। बी सही है, बी सही है, बिल्कुल बी सही है। क्लियर? खत्म हो गया। एक क्वेश्चन को आप घेर लीजिएगा, इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन